नमस्कार, आदाब। मैं हूं बिलाल सब्ज़वारी, एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पर। यूँ तो सब जानते हैं कि शरद पवार देश के एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं और उनका और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है राजनीतिक रूप से। अजीत पवार ने उनकी पार्टी भी तोड़ी और उनका सिंबल भी छीन लिया। लेकिन ये राजनीतिक टकराव अपनी जगह है। अजीत और शरद पवार के पारिवारिक रिश्ते अपनी जगह बने रहते हैं। सुप्रिया सुले अजीत पवार की बीवी के सामने चुनाव लड़ी थी, हराया भी था और लेकिन फिर आज दोस्त हो गई है। शरद पवार और अजीत पवार के बीच में अभी कुछ समय पहले एक गुप्त मीटिंग भी देखने को मिली। आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में पक क्या रहा है? आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार कौन सा गुल खिलाने जा रहे हैं? क्या कोई खिचड़ी पक रही है या सुप्रिया सुले के भविष्य को लेकर शरद पवार बहुत ज्यादा चिंतित है? ऐसा अटकलें लगाई जा रही है कि सुप्रिया सुले को राजनीतिक रूप से अजीत पवार के सामने स्टैब्लिश करने के लिए हो सकता है कि भविष्य में शरद पवार अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दें। इस बहाने वो कांग्रेस पर भी वर्चस्व काम कर सकते हैं और अपनी बेटी का भविष्य भी सुनहरा बना सकते हैं। इन सभी अटकलों पर आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के एक जाने माने पत्रकार उत्तम से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में कर क्या रहे हैं, कौन सी खिचड़ी बना रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। यस, बहुत ही अच्छा मुद्दा आज उठाया है बिलाल सर। शरद पवार जी से लेके पूरी देश में वैसे भी मुद्दे आते रहते हैं, चर्चा होती रहती है। लेकिन शरद पवार क्या कर रहे हैं, ये गुल वैसे की वैसे ही रह जाता है, क्योंकि वो जो कुछ करना होता है वो कभी बोलते नहीं। हाँ, और जो बोलते हैं वो अलग ढंग से वो पेश आता है, अलग ढंग से नजर में आ जाता है। ऐसी उनकी राजनीति है। महाराष्ट्र के लोग की सिर्फ नहीं तो पूरा देश उनको वैसी इमेज से जानता है, और उनकी राजनीति वैसी ही है। अब मसला आगे ये है, अगर देश के आगे सवाल ये है कि अभी शरद पवार करने क्या जा रहे हैं। आपने दो तीन सवाल बहुत ही अच्छे उठाए कि सुप्रिया सुले की भविष्य के लिए वो चिंतित है। तो ऐसा नहीं लगता यहाँ पे, क्योंकि सुप्रिया सुले एक बहुत ही ताकतवर राजनीति कर रही है, और बहुत ही ताकतवर राजनेता है वो अभी इसी वक्त। महाराष्ट्र में भी है और देश में भी उनका नाम है वैसे ही। वो अच्छे से पार्लियामेंट में उनका भाषण और वो बहुत ही मुद्दे रखने की जो स्टाइल है, और वैसे भी उनका अच्छा नाम है। बहुत सारी पार्टी में उनके संबंध भी अच्छे हैं। तो उनकी वजह से कोई चिंतित होने की बात नहीं है शरद पवार जी के मन में, ऐसा आमतौर पे देखने के बाद लगता है। अगर बाप है बेटी के बारे में सोचेंगे तो वैसी भी बात नहीं है। अभी वो सेटल है पूरी तरह राजनीति में। ये नई नई आई है ऐसे भी कुछ नहीं है, जैसे कि बाकी राजनेता लोगों के बेटे अभी अभी आए हैं, बेटियां अभी अभी आई है, तो उनके माँ बाप चिंतित हो सकते हैं शायद। लेकिन शरद पवार जी ने बहुत ही अच्छी तरह से सुप्रिया सुले को सेटल किया है, और सुप्रिया सुले खुद भी टैलेंटेड राजनीतिज्ञ है, राजनेता है, अच्छी राजनेता है। ये बात अलग है। अब दूसरी बात ये सोचने वाली कि उनके चाचा भतीजे के बारे में, चाचा भतीजे में क्या चल रहा है, ये सवाल भी महाराष्ट्र को भी है और पूरे देश को भी है। खास तौर पे महाराष्ट्र में उसकी चर्चा ज्यादा होती है, लेकिन कुछ दिन पहले जो यहाँ पे पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट करके है, उसकी एजीएम होती है, मतलब साल की एनुअल मीटिंग होती है, और एनुअल मीटिंग पे सब जो मेंबर्स होते हैं वो आते हैं। तो उस वक्त शरद पवार कुछ अपने साथियों के साथ वहां पे बैठे थे केबिन में, तो वहां पे अजित पवार भी आ गए अंदर। और उसके बाद आधा घंटा, ऐसे कहा जाता है कि आधा घंटे उन दोनों चाचा भतीजों में कुछ डिस्कस हुआ, कुछ चर्चा हुई। उसके हिसाब से अटकलें बांधी जा रही है कि शरद पवार की पार्टी अजित पवार की पार्टी में विलय होगी या नहीं, वहां से शुरू होगा। लेकिन अभी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी ऐसी कोई भी बात ना ही अजित पवार करेंगे ना ही शरद पवार करेंगे, क्योंकि अभी दोनों के लिए यह नुकसानदायक हो सकता है। अजित पवार जी को भी यह नुकसानदायक हो सकता है, अगर शरद पवार जी के गुट को लिया तो उनका गठबंधन टूट सकता है, जो कि बीजेपी के साथ है, जो कि एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना के साथ है। तो ये टूट सकता है, और ये नुकसान, सत्ता से बाहर जाने का नुकसान नहीं लगता कि अजित पवार उठाएंगे। तो ये अजित पवार जी के बाजू से तो दरवाजा बंद हो गया। शरद पवार जी भी ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनका भी वैसे नुकसान हो सकता है। राइट। तीसरी बात यह है कि मुझे ऐसे लगता है अभी कि शरद पवार जो है सिर्फ मैसेजिंग कर रहे हैं अभी।
सिर्फ मैसेज देना चाहते हैं, जो कि इंडिया गठबंधन टूटने ही वाली है अभी तक, जस्ट ऐलान होना बाकी है, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि उन्होंने आपको समर्थन दिया दिल्ली में, बाकी मुंबई में शिवसेना बोल रही है कि अकेले चलूंगी, मतलब उद्धव गुट बोल रही है बीएमसी के इलेक्शन में। तो यह सब बातें होने के बावजूद शरद पवार जी ये इकट्ठा रखने के लिए ये मैसेजिंग कर रहे हैं। कांग्रेस को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई देखो, ठीक रहोगे, सब मिलजुल के रहेंगे तो अच्छा चलेगा, नहीं रहेंगे हम मिलजुल के तो कटेंगे तो बटेंगे, ऐसा बटेंगे तो कटेंगे, ये मसला भी हो सकता है इन पार्टियों के बारे में। तो ऐसे लेकिन लेकिन मैसेजिंग की लेकिन सबसे। उत्तम, हाँ, लेकिन उत्तम मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब पिछला विधानसभा हुआ था, तो आप जानते हैं कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच में तलवारें खिंच गई थी। हम्म। अजीत पवार ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा था। और आज हम्म। भी शरद पवार एक एक राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। भले ही उनका हम्म। राष्ट्रीय राजनीति में कद बढ़ा है, महाराष्ट्र की राजनीति में उनका एक सम्मान है, लेकिन उनकी जो जमा पूंजी थी वो सब कुछ हम्म। अजीत पवार छीन के ले गए। उनका पार्टी सिंबल भी उन्होंने छीन लिया है। तो लेकिन हम्म। लेकिन ये बात ठीक है कि सुप्रिया सुले का भी एक भविष्य है। जिस स्टेचर को शरद पवार ने छुआ है, उस स्टेचर को सुप्रिया सुले क्या भविष्य में छू पाएंगे? क्या शरद पवार की जो एनसीपी है, उसका क्या भविष्य है महाराष्ट्र में? क्योंकि अब अजीत पवार जिस तरह से उसमें घुसपैठ किया, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट को बिल्कुल पछाड़ दिया राजनीति में। तो अब हम्म। हम्म। राजनीतिक जो परिदृश्य है ये बिल्कुल बदल गया है। एक समय में एनसीपी की हैसियत हुआ करती थी, वो हैसियत अब अजीत पवार की हो गई है। और मौजूदा चुनाव ने भी ये साबित कर दिया है कि माइनॉरिटीज वोट से लेकर, मराठा वोट से लेकर, सब कुछ अब अजीत पवार के पास है। पार्टी भी उनके पास है, हम्म। सिंबल भी उनके पास है। तो अब अजीत हम्म। शरद पवार अपनी पार्टी को कैसे स्टेब्लिश करेंगे, किस तरह से उसको वहां महाराष्ट्र में एक नया रूप देंगे? क्योंकि चुनाव के बाद उन्होंने एक आंदोलन की बात की थी, उस आंदोलन से भी वो पीछे हट गए। ऐसी क्या मजबूरियां हैं, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं? क्या कोई कॉरपोरेट का उन पर दबाव है, या फिर उनको लगता है कि भविष्य में वो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से भी तालमेल बना के रखते हैं? ये बात अलग है कि वो राजनीतिक रूप से आप पार्टी का समर्थन करते आए, लेकिन अब सुप्रिया सुले को भविष्य में अगर महाराष्ट्र की राजनीति में उन्हें एक्टिव रखना है तो पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। उस दृष्टिकोण से मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या सुप्रिया सुले का महाराष्ट्र की राजनीति में, खासतौर से विधानसभा की राजनीति में अगर पदयार्पण होता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पहले भी थी, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का एक एज हो गया है, अब सेकंड इन कमान हम्म। चाहिए स्टेट के अंदर। तो सुप्रिया सुले हम्म। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के साथ स्टेट भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगी, और चाहेंगे तो चुनाव भी लड़ेंगी। तो ऐसे में क्या कोई पॉसिबिलिटीज आपको दिखती है भविष्य में, जिसका इशारा खुद एक बार शरद पवार ने कहा था कि हाँ, विलय की संभावना को मैं नकारता नहीं? हाँ, बहुत ही अच्छे मुद्दे उठाए आपने बिलाल सर। क्या है, आपने पहला मुद्दा जो उठाया कि सुप्रिया सुले शरद पवार की जो ऊंचाई है वहां तक पहुंच पाएगी या नहीं, नहीं पहुंच पाएगी। शरद पवार ने जो कुछ करके रखा कर कर दिया, वो बहुत ही ऊंचाई पर कर दिया था। अभी लेकिन दूसरी बात अब यह है कि शरद पवार जी के पास अब उनका पक्ष उतना मजबूत नहीं है जितना कि होना चाहिए। और लंबे समय तक ऐसा दिखाई भी नहीं देता कि उनके पास जो अभी गए हैं जो अजित पवार जी के पास, वो फिर से वापस आएंगे, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सत्ता सबको प्यारी होती है और अजित पवार जी सत्ता में है। और उनका जो केंद्र से मतलब अमित शाह जी से जो अच्छे संबंध बने हुए हैं अभी, वो भी खासे है। तो वो सोच भी नहीं सकते कि अभी सत्ता छोड़ना या तो शरद पवार जी के पास आप बोल रहे हैं वो सही है कि उनके पास अभी कुछ नहीं है, उनकी पार्टी मजबूत नहीं है, ताकत नहीं है। लेकिन सुप्रिया सुले उस ऊंचाई तक पहुंच पाएगी या नहीं, अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल हाथ में। अब आगे क्या होगा ये नहीं पता सकता, ये 4-5 साल के बाद जब चुनाव आएंगे तब तक क्या परिस्थिति होगी या कुछ नहीं होगी। इनमें जो संबंध अभी है अजित पवार जी एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में, वो ऐसे ही रहेंगे, इस पर सब निर्भर करता है। अगर वैसे संबंध नहीं रहे, कुछ बना हुआ
तो शायद परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन तब तक तो अभी एनसीपी की ताकत नहीं है। इसीलिए सिर्फ न्यूज वैल्यू बढ़ाते रहना, मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि सिर्फ न्यूज वैल्यू बढ़ाते रहना इतना ही अभी काम। और वो बढ़ाते बढ़ाते अगर कुछ हो गया, कुछ हुआ, तो ही एनसीपी के पास है, मतलब पवार गुट के पास है, शरद पवार गुट के पास उतनी ही ताकत है। बाकी वैसे ताकत उनमें नहीं है। सुप्रिया सुले खुद बेस्ट राजनेता है, लेकिन उनकी पार्टी मजबूत नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। उसके अपोजिट अब अजीत पवार जी है। अजीत पवार पहले से ही स्ट्रांग और बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव राजनेता है। उनकी पूरा महाराष्ट्र के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे और पूरे राज्य पे अच्छी सी कमांड है। एक्चुअली अभी 6 बार वो डीसीएम हुए हैं, लेकिन खास तौर पे वो सीएम पद के बिल्कुल दावेदार है। इतना अच्छा सीएम महाराष्ट्र को फिर से मिल सकता है, लेकिन अभी उनके शायद नसीब में हो, नहीं है पता नहीं। लेकिन वो 6 बार डीसीएम हो चुके हैं, वो सीएम पद के बिल्कुल दावेदार है। उतना एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड है, उतना स्टेट पे कमांड है। तो अजीत पवार अब पूरे पक्ष पे भी कमांड कर चुके हैं। और वो अभी शरद पवार जी के पास जो कुछ भी राजनेता है, जो कुछ भी सेकंड कमांड लीडर है, उनको भी अपने पास बुलाने चाहेंगे डेफिनेटली। सिर्फ सुप्रिया सुले नहीं जाएगी, और वो डेफिनेट नहीं जाएगी, क्योंकि फिर भी सुप्रिया सुले अगर ऐसी पार्टी की स्थिति बनी रही कुछ 3-4 साल और आगे भी, तो सुप्रिया सुले अकेली रह सकती है। लेकिन पार्टी का वैसे जो अब मजबूत थी 1-2 साल पहले तक या लोकसभा चुनाव तक, अभी उतनी नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। क्या बीएमसी चुनाव में कोई आई मीन संभावना तलाश रहे हैं कि हो सकता है दोबारा एनसीपी कोई एक उम्मीद के साथ कोई जड़ पकड़ ले या दोबारा कोई उछाल ले सकती है? खास तौर से उद्धव की नहीं, शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी, क्या बीएमसी में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे ये लोग? नहीं सर, देखिए मुझे ऐसा लगता है, मेरे ऑब्जर्वेशन से, कि बीएमसी में अभी उद्धव गुट को अकेला छोड़ देने के पीछे भी एक राजनीति होगी इन लोगों की। ये ऐसे अभी बाजू आजू बाजू नहीं जाएंगे। उद्धव ठाकरे, शरद पवार या कांग्रेस ये महाराष्ट्र में ऐसे अलग नहीं हो गए इतनी सहज। तो उन्होंने, क्योंकि क्या है, बीएमसी में या पूरा मुंबई में उद्धव गट के और शिवसेना के दोनों ही, मतलब दोनों शिवसेना का कमांड है। फिर से सत्ता में आने की शिवसेना के ही चांसेस ज्यादा है। उसमें अगर एनसीपी आ गई साथ में, तो शायद कुछ झटका बैठ सकता है, ऐसा लगा होगा उन्हें कि नहीं बाबा, अकेले अकेले लड़ेंगे। शिवसेना की अच्छी इमेज है मुंबई में, तो शिवसेना को अकेले लड़ने दो, हम भी कुछ सीटें लड़ेंगे। ऐसा हुआ होगा शायद, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा मानना है। इसीलिए ही उन्होंने अकेला छोड़ा होगा, नहीं तो वो अकेले नहीं लड़ते। लेकिन एनसीपी की ताकत जितनी है, थोड़ी बहुत है, वो ज्यादा नहीं है मुंबई में भी, तो उतना लड़ेंगे। उसमें कितना उभर के आते हैं देखेंगे। लेकिन पार्टी अभी आगे 2-3 साल तो नहीं लगता कि ज्यादा से उभर के आ सकती है एनसीपी। तो क्या आपका कहने का अर्थ ये है कि एनसीपी और कमजोर हो सकती है भविष्य में? अगर इससे ज्यादा कमजोर हो गई तो आपको लगता है नहीं कि बची कुची एनसीपी को कांग्रेस तोड़ लेगी, या एनसीपी के नहीं, नेता कांग्रेस में कांग्रेस चले जाएंगे? हाँ, ये हो सकता है। एनसीपी के लोग सॉरी, एनसीपी के लोग कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा तोड़ फोड़ कर नहीं करेगी महाराष्ट्र में, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव भी नहीं है। जैसा चला है चलने दो, जैसा है ऐसे रहने दो। ऐसे माइंड की कांग्रेस महाराष्ट्र में चल रही है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है। तो गए तो एनसीपी के लोग या अजित पवार के साथ जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस में भी अभी क्या है, जो कुछ राजनेता थे, उनके 2-3 लोग की पराभूत हो चुके हैं, और उनके बाद अभी जो उभर के आएंगे, उसमें अगर शक्यता है, पॉसिबिलिटीज है कि एनसीपी के लोग जा सकते हैं कांग्रेस में। बेटर वो जाना पसंद करेंगे अजित पवार जी के साथ, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ है पहले से, वो अच्छी है। अगर ज्यादा कमजोर हो गई शरद पवार जी की एनसीपी, तो वहाँ उस पार्टी के लोग अजित पवार जी के साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे। कि उत्तम, कांग्रेस के अंदर एक बड़े नेता हुआ करते थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, वो भी कांग्रेस छोड़ के जी, भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। और उनका करेक्ट। कुछ नाना पटोले से 36 का आंकड़ा भी हो गया था।
हालांकि माणिक करेक्ट। राव भी वहाँ बड़े नेता थे कांग्रेस के। लेकिन अब जिस तरह माणिकराव से ठाकरे। कांग्रेस ने परफॉर्म किया था महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन विधानसभा में ऐसी क्या हम्म, चूक हो गई, कांग्रेस पटरी से फिसल गई। कांग्रेस के पक्ष में तो एक अच्छा सेंटीमेंट डेवलप होकर आया था, और राहुल गांधी की अच्छी खासी जी रैलियां जी। हुई थी। तो नाना पटोले हम्म एज ए प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए क्या, और उससे पहले आप देखा होगा कि उत्तर प्रदेश से भी एक उनके बड़े नेता हुआ करते थे, पूर्वांचल के। हम्म तो वो हम्म भी कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन वहां कर चुके हैं। तो अब कांग्रेस की क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं वहाँ बिहार महाराष्ट्र में, किस तरह से देखा जा रहा है कांग्रेस को वहाँ? कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में गई शायद, और उसी वक्त बीजेपी ने अच्छा ग्राउंड लेवल से ज्यादा काम अच्छा किया। बीजेपी ने या शिंदेगढ़ की शिवसेना ने और या अजित पवार की टीम ने, ये तीनों ने अच्छा काम किया, और ये और को ओवर कॉन्फिडेंस में गए ये लोग, खास करके कांग्रेस। और उसी के हिसाब से बाला साहब थोड़ा जो बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के, पृथ्वीराज चौहान जो एक सीएम रह चुके हैं और पीएमओ भी थे, पीएमओ के स्टेट मिनिस्टर थे। तो ये बड़े बड़े नेता को हार माननी पड़ी अभी विधानसभा चुनाव में। ये इसकी तहकीकात होगी, इसकी इंक्वायरी होगी, लेकिन पता नहीं, शायद वो ईवीएम को दोष दे रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े नेता कैसे पराभूत हो सकते हैं। लेकिन लोग मान रहे हैं कि वहाँ ओवर कॉन्फिडेंट भी थे, और कुछ एंटी इनकम्बेंसी का भी झटका लग चुका है, ऐसे भी लोग कहते हैं। लेकिन कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी, ये भी बात सही है। और जितना ज्यादा केंद्र से, मतलब राहुल जी ने या सेंटर के जो कुछ पदाधिकारी, उन्होंने महाराष्ट्र में ध्यान देना चाहिए था, उतना दिया नहीं गया। उसी की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि झटका लगा विधानसभा में कांग्रेस को ज्यादातर। इसकी वजह से वो अभी एक्चुअली क्या करना चाहिए आप, कांग्रेस ने, कि खुद बड़ा होके बाकी पार्टियों को वो भी साथ देना चाहिए, बाकी पार्टियों को भी सहारा देना चाहिए होता, मतलब जो लोकल पार्टियां होती है, मतलब अभी उद्धव ठाकरे गुट जो है शिवसेना का महाराष्ट्र में, या दूसरा अभी एनसीपी, आप हम जो जिसपे बात कर रही है शरद पवार जी के, उनको एक्चुअली कांग्रेस ने सपोर्ट देना चाहिए था सभी लेवल पे, लेकिन वो हुआ नहीं। और शायद ऐसे लग रहा है कि अनबन कुछ हुई होगी, और उसकी वजह से ये विधानसभा में झटका लगा हुआ। अच्छा अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, और जो चर्चा में ईवीएम मशीन और वोटर वोटर कार्ड में या वोटिंग लिस्ट में जो जोड़ना और घटाने वाला जो मसला विवादों में चल हम्म रहा है, वो भी एक कारण चर्चा में है। लेकिन लेकिन आप ये देखिए कि अब शरद पवार एक इंडिया गठबंधन में भी एक बड़ी भूमिका निभाई थी उन्होंने। और महाराष्ट्र के हम्म अंदर जो उन्होंने अजीत उदय गुट के साथ कांग्रेस और खुद को लाके एक देश के अंदर एक नया एक्सपेरिमेंट किया था। अब शरद पवार की हम्म राजनीति कोई एज के एतबार से देखें तो बहुत बड़ी राजनीति नहीं बची है, उनकी लंबी राजनीति नहीं बची है। वो हेल्थ की प्रॉब्लम भी है, हम्म और उनका एक एज भी हो गया है। अब आखिरी समय में हम्म आप शरद पवार से क्या उम्मीद करते हैं, वो क्या करना चाहेंगे अपने आखिरी दिनों में, ताकि अपनी अपनी राजनीति एक हैसियत को बचा पाएंगे भविष्य में, या फिर अब बिल्कुल खत्म होते चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनका पूरा जो करियर रहा है बहुत ही खासा करियर है, उन्होंने महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छा काम किया है। और नेशनल लेवल पे भी हमने देखा है कि वो बड़े बड़े कद के नेता माने जा चुके हैं। अभी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, और पार्टी भी अच्छी नहीं है, पार्टी की हेल्थ भी अच्छी नहीं है, तो अभी वो संयम रखना चाहेंगे शायद, और वो भी वही रखना चाहिए। और बाकी पार्टियों को या नए लीडरों को गाइडेंस करना चाहिए, और वो करते भी आए हैं। वो देखो, जहाँ जब जब वो उनकी पार्टी पराभूत होती है या कुछ हादसे हो जाते हैं, तो वो डायरेक्टली कॉमन पीपल में चले जाते हैं, लोगों के पास चले जाते हैं। वो उनका खास रवैया रहा है आज तक। और वो कोई भी आगे का जो कोई भी से जो नए नए राजनीति लोग हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, उन्होंने उनसे ये सीखने वाली बात है डेफिनेटली, कि जिनमें से आप चुन के आए हैं, जिनमें से आप जीत के आए हैं, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। वो कभी भी कितना भी बड़ा हादसा हो जाए या कोई भी हार हो जाए, तो वो पहले लोगों में चले जाते हैं। और
वो ऐसे ही करते रहेंगे। वो अभी कल आज वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते रहते हैं, वो लोगों से बात करते रहते हैं, और वो अपनी इमेज बरकरार रखेंगे, ऐसा मानना है। तो आप कह रहे हैं कि वो अपनी इमेज को बरकरार रखेंगे और वो समय-समय पर लोगों से मिलते रहते हैं और यही उनकी एक शैली रही है। ख़ास तौर से जब वो हम्म। राजनीतिक रूप से कमज़ोर पड़ते हैं और बैक टू बेसिक हो जाते हैं। यानी कि जनता से उनका करेक्ट। संपर्क और संबंध ज़्यादा बनने लगता है। लेकिन मैं एक और चीज़ समझना हम्म। चाह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि शरद पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया अजीत पवार के माध्यम से, वो हम सबके सामने है। हम्म। शरद हम्म। पवार पर को ईडी और सीबीआई से भी एक तरह की चेतावनी दी गई थी और शरद पवार खुद हम्म। ईडी के दफ्तर पर खुद पैदल निकल गए थे। शरद पवार को जब पार्टी तोड़ी गई तो वो बारिश के अंदर कैंपेन कर रहे थे। इन सब के बावजूद जो हम्म। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी के साथ किया, इस सब के हम्म। बावजूद भी शरद पवार भाजपा के खिलाफ कुछ खास बोलते हुए नजर नहीं आते अभी भी। एक चुप्पी साधे रहते हैं, बहुत खामोशी। ऐसा क्या वजह है जब उनका सब कुछ छीन लिया भाजपा ने? करेक्ट। वही उनकी खासियत है ना, वही उनकी खासियत है। जो बोलते वो बोलते नहीं। अगर किसी के बारे में उनके मन में कोई है, संदेह है, तो वो काम करके बताते हैं। वो ऐसे बोल के नहीं बताते। हाँ, और उनके वैसे ही क्या सेंटर में संबंध है, मोदी जी से संबंध अच्छे हैं, अमित शाह जी से संबंध अच्छे हैं, तो यहाँ बोल के क्या करेंगे, ऐसा शायद उनका मानना होगा। और उनकी शैली भी वैसी ही रही है, किसी पर डायरेक्ट अटैक नहीं करते, वो बोल के वो अपना काम करते हैं। और अगर नहीं है अभी अपनी पार्टी सत्ता में नहीं है या अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो संयम रखना, यही उनकी खासियत रही है। वो आज भी वही कर रहा है। लेकिन वो अपने मित्र, जो गठबंधन के भी मित्र हैं, कांग्रेस से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी, कांग्रेस से उनका अपना कैरियर बना। फिर बाद में जाके उन्होंने सोनिया गांधी से उनके रिफ्ट हुए, बाद में जाके अपनी एनसीपी बनाई, फिर एनसीपी को स्टेब्लिश किया। तो कांग्रेस उनके वैचारिक दृष्टिकोण से भी उनकी एक पार्टी रही है, खुद कांग्रेस में रहे हैं। कांग्रेस उनकी राजनीतिक मित्र भी रही है, गठबंधन में मिलकर उन्होंने कांग्रेस के साथ सरकारें बनाई हैं। लेकिन आप संयम की बात करते हैं, कांग्रेस पे तो टीका टिप्पणी करते रहते हैं वो। क्योंकि कांग्रेस वही विचार, उसी विचारधारा से आया है ना, वो पहले से कांग्रेस से ही थे। दो तीन पार्टियां बदली, दो तीन पार्टियां तैयार की, और वहां से ही आए हैं। तो देखो क्या है, कांग्रेस पे टीका टिप्पणी करने में कोई नुकसान भी नहीं है और कुछ फायदा भी नहीं है अभी इस वक्त में। राइट। ये आप भी मान बीजेपी पे अटैक करने में अभी नुकसान भी हो सकता है शायद, और फायदा वैसे नहीं है। लेकिन वहां कहाँ पे संयम रखना है, किसी पे टिका टिप्पणी करना है, ये अच्छे जो राजनेता होते हैं वो बहुत ही खास तरह से समझते हैं। जानते हैं कि किसी इनका क्या है, हम तो सब जान चुके हैं। अभी पिछले कुछ 10-15 साल में राजनीति भी बदल गई है। सबका सबके साथ अच्छे संबंध होते हैं, सिर्फ हमें दिखाने के लिए कुछ अलग संबंध दिखाए जाते हैं। और बाद में ये महाराष्ट्र की बात करेंगे तो ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। पहले पिछले 10 साल में किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये पार्टियां इकट्ठा हो सकती है। कौन से सिमिलर विचार है यहाँ पे, कौन से भी नहीं ना। शिवसेना कांग्रेस एक साथ बैठ सकती है, ये कभी सोचा नहीं था हमने। बीजेपी के साथ बैठ सकती है एनसीपी, ये भी सोचा नहीं। कोई किसी के साथ बैठेगा, सत्ता में भागीदार होगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन वो हो रहा है। इसीलिए क्या है, जब वक्त आता है, जब अपनी पार्टी अच्छी नहीं होती है, अपनी पार्टी के बुरे दिन चल रहे होते, उस वक्त संयम रखो, सभी से संबंध बनाए रखो, अच्छे संबंध बनाए रखो, और आगे चलो। यही अच्छी राजनीति की पहचान होती है। शरद पवार जी भी वही कर रहे तो मैं एक और चीज़ समझना चाहता हूँ उत्तम, कि आपने कहा जब पार्टी कमज़ोर होती है तो ऐसे में संयम बरत लिया जाता है, सबसे संबंध बना के चले जाते हैं। और अब और अगर अटैक करते हैं तो नुकसान हो सकता है, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी पर अटैक उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप दूसरी हैं। तरफ ये भी कह रहे हैं, तो क्या क्या संयम बहाना है, क्या वास्तव में कोई डर है? संयम बहाना है कि वास्तव में डर है, अभी इस सवाल में ही जवाब है एक्चुअल में। क्योंकि ये अच्छे राजनेता अच्छी तरह से जानते हैं इसका। सही सही जवाब दूंगा मैं, स्ट्रेटली मुझे जो लगता है वो डायरेक्टली दूंगा कि अ, ये बहाना नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि ये मजबूरी भी होती है।
डर भी नहीं, बहाना भी नहीं, मजबूरी होती है ना, क्योंकि हम अपने सोशल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ में भी ऐसा ही करते हैं। जब हमारा बुरा वक्त चलता है तो हम किसी से बात नहीं करते, संयम रखते हैं। वो रखना चाहिए, वो बहाना नहीं होता, वो डर भी नहीं होता, वो मजबूरी होती है। राजनेताओं के पास भी वही है, ये मजबूरी होती है, और है किसी के पास भी होती है। एक समय ऐसा था, बीजेपी की भी ऐसी मजबूरी थी। अभी समय आया कांग्रेस के पास भी वैसी मजबूरी है, नेशनल लेवल पे सोच लिया जाए तो। सब जगह पे कांग्रेस भी नहीं अटैक करती बीजेपी को, ये भी मानना है। लेकिन रा, जब ये सब लेकिन राहुल लेकिन राहुल गांधी को तो बुरी तरह बिल्कुल ठिकाने बिठाने के बावजूद भी राहुल गांधी डरते नहीं हैं। वो तो खुलेआम उनके पॉलिटिकल विंग, उनकी पेरेंटल बॉडी खुलेआम चुनौती देते हैं। तो राहुल गांधी तो नहीं डरते, भले ही कांग्रेस हाँ डर जाए। उनका अभी हाँ वो बात है। राहुल गांधी नहीं डरते, और उस उनकी उसी वजह से अभी कांग्रेस जो कुछ भी है उसी इमेज की वजह से है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में कांग्रेस पूरी डर गई थी, या कांग्रेस कोई भूमिका नहीं ले रही थी। उस वक्त तितर बितर हो गए थे सब, बाकी पार्टी कार्यकर्ता वगैरह वगैरह सब। अब कुछ स्टैंड भी लेना पड़ता है, नेशनल हीरो, नेशनल इमेज है ना। अगर ये स्टेट लेवल पे ठीक है, कोई छोटी मोटी पार्टी अगर डिसीजन ले या उनके हिसाब से कुछ मजबूरी होगी तो उसी हिसाब से टीका टिप्पणी का हर एक को हक है। लेकिन अभी राहुल गांधी डायरेक्ट विपक्ष नेता है, एक बड़े सेकंड लीडिंग पार्टी के नेता है, तो उनको भूमिका लेनी पड़ेगी। ठीक कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्योंकि एलओपी हैं, एक मुख्य विपक्षी दल के बड़े नेता भी हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, इंडिया गठबंधन के एक स्टार प्रचारक भी हैं। उनमें और शरद पवार की राजनीति में बहुत अंतर है। राहुल गांधी एक डेयरिंग पॉलिटिक्स करते हैं, तो शरद पवार एक कूटनीतिक राजनीति करते हैं। राहुल गांधी खुलकर अपनी भावनाओं को प्रकटीकरण करते हैं, शरद पवार अपनी भावनाओं को दबा के रखते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी एनसीपी कमजोर है, और इसी कमजोरी के हम्म। चलते उनकी कुछ मजबूरियां हैं, जिसके चलते शरद पवार भविष्य में क्या करेंगे, सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की राजनीति में कैसे स्टेब्लिश करेंगे, अजीत पवार के साथ उनके क्या रिश्ते होंगे, खुद वो इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के साथ भविष्य में किस तरह के रिश्ते रखेंगे। ये एक ऐसे ऐसे हम्म। अनसुलझे सवाल हैं जिनके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि भविष्य के अंदर सुप्रिया सुले के राजनीति के लिए क्या शरद पवार अपनी एनसीपी को कांग्रेस में मर्ज करेंगे या नहीं करेंगे। ये भी एक ऐसा सवाल है कि जिसको अभी कहना बहुत मुश्किल है। कुल मिलाकर कहा जा सकता हम्म। है कि शरद पवार के पास के ऊपर जो राजनीतिक दबाव हैं, जो राजनीतिक मजबूरियां हैं, वो हम सब लोगों के सामने हैं। ये बात ठीक है कि शरद पवार हम्म। देश की और महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े नेता हैं, लेकिन फिलहाल वो अजीत पवार से मात भी खा चुके हैं। कुल मिलाकर उत्तम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एबीसी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एबीसी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सभी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करते रहें, और अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में प्रदान कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ